Hi everyone, welcome to Mafik YouTube channel. So today we are going to analyze and practice Jamia BLLB 2019 question paper as a part of our series in which we practice and analyze the pre-YQ question paper of Jamia. So moving on, before we start with the questions, देखते हैं कि पिछले साल मतलब 29 में कैसे क्वेश्चंस आते थे या मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था। तो यूजुअली हमारे पास कोर सब्जेक्ट्स जो रहते हैं वो इंग्लिश, लीगल, रीजनिंग, जीएस, करंट अफेयर्स एंड सो ऑन, राइट। सो इंग्लिश में वी हैड 28 क्वेश्चंस, लीगल दो क्वेश्चंस कम 26, और फिर रीजनिंग पार्ट ऑफ मैथ्स 10 क्वेश्चन एज द वेटेज जो हमारे जामिया बताता है। जीएस अगेन द मोस्ट डोमिनेटिंग सब्जेक्ट 48 क्वेश्चंस, एंड देन वी हैव 37 क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स। अगर हम थोड़ा और डीपर एनालिसिस करें तो जीएस में पॉलिटी से 24 क्वेश्चंस आए थे, मिसलेनियस 12 क्वेश्चन, जीएस 6, साइंस से 5 और हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन। और लीगल में लीगल ने 16 क्वेश्चन और लीगल रीजनिंग जिसमें हमारे फैक्ट्स, असर्शन जैसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो वो 10, अगेन सिमिलर टू द पैटर्न जो जामिया बताता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। जस्टिस रंजन गोगोई 2019 हमारे सीजीआई थे, वो कौन से नंबर के सीजीआई थे? तो इसका सिंपल आंसर है 46। बट जस्टिस रंजन गोगोई का तो इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हमारे करंट चीफ जस्टिस हैं जस्टिस संजीव खन्ना, who is also the 51st CGI of India. Next, President Ramnath Govind X has launched his app. Which app for the families of martyred CRPF troops? This is not a very important, relevant question for us. So we are going to skip this because it's part of current affairs जो हमारे लिए इतना irrelevant नहीं है। बट इसका आंसर है वीर परिवार। एज फैमिलीज का परिवार, तो इसका था वीर परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जामिया करंट अफेयर्स का है। Which university has ranked the best in the list of top 10 Indian universities in the National Institutional Ranking Framework 2019? Ranking again, rankings are important, particularly because colleges, universities, states की rankings पूछ ली आती है, इसमें सी IIS बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been appointed as the new head coach of Indian men's national hockey team? Not very important for us, but the answer is A, Graham Reed. New president of World Bank, David Malpass. अभी एक करंट जो हमारे चेयरमैन हैं उन्हें आप एक बार देख लीजिएगा, ही इज एन इंडियन, सो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। Which country recently introduced harsh Sharia laws that make adultery and homosexuality punishable by stoning to death? Brunei. नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है, जल्दी जल्दी जाएंगे बिकॉज इट्स नॉट मच रेलिवेंट, जो रेलिवेंट होगा उसको मैं पॉइंट आउट कर दूंगा। द इंडियन जनरल इलेक्शंस ऑफ 2019 that has been held in 7 phases, ये रखा करें, from 11th April 2019 to 19 May 2019 constituted the which part of the election? कितने हो चुका था? इसका आंसर इज 17। उसके हिसाब से देख लीजिएगा। Who has been conferred with 2019 प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड? नॉट वेरी relevant for us, but still इसका आंसर है राजेंद्र जोशी। मूविंग ऑन टू द 9th क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल? इसके पहले हुआ करते थे आदर्श कुमार गोयल, बट नाउ वी हैव जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। Next question, which fictional superhero will be the first to enter into the Comic Con Museum Character Hall of Fame? इसका आंसर बैटमैन, नॉट मच रेलेवेंट। एक ये थी कि 2019 से उन्होंने पैटर्न वाइज करना शुरू कर दिया था कि एक सेक्शन ऑफ
the question paper will be related to current affairs, then it would be to GS, English, etc. etc. तो जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं up till 30th question will be dealing with current affairs. So you can even skip this part or go through it in 2x speed or whatever. 11th question, the Union government on March 31st, 2019 extended the last date to link permanent account number, PAN card जिसे कहते हैं, with Aadhaar card number till the date of, इसका आंसर है हमारा 31st December 2019. Moving on, who was appointed as the president of Confederation of Indian Industry CCI, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसका आंसर हमारा है बी, विक्रम किर्लोस्कर. 30th, United Kingdom and the European Union have agreed to extend Brexit till which date? इसका आंसर आ जाता है 31st October 2019. Brexit was an important part till 2019. इसमें EU से ब्रिटेन निकल गया था, तो इसे बुलाया गया था ब्रेक्सिट, exiting from EU. Over which river does Indian Army constructed the longest suspension bridge? इसका ये एक पार्ट अब बन जाता है तुम्हारा मिसलिनियस का ऑफ जीएस, तो ये थोड़ा याद रखने वाली चीज है. लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम है मेत्री, इसे बनाया गया ऑन इंदुस रिवर. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैसेजिंग ऐप व्हिच हैज अ प्लेटफॉर्म नेम चेकपॉइंट टिप लाइन टू टैकल फेक न्यूज ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शन. इसका आंसर है हमारा व्हाट्सएप. ऑफ कोर्स व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फेक न्यूज का सबसे बड़ा हब बनता है, तो इसलिए व्हाट्सएप ने इनिशिएटिव लिया था. फिर विच स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैज लॉन्च्ड एन मेजर इनिशिएटिव फॉर पीडब्ल्यूडी? इसका आंसर है केरला. 17th question, India and Singapore has been practicing in which joint military exercise? अब military exercises भी current affairs के लिए important हो जाती हैं, particularly जिससे India related है. I'm not talking about other countries, वो भी military exercise करती हैं, but particularly जब India किसी के साथ military exercise करता है, it becomes much relevant for the current affairs. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये पढ़ें, जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जो पर्टिकुलरली इंडिया से रिलेटेड है और इंपॉर्टेंट बनती है. तो 17th का आंसर है बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019. 18th क्वेश्चन, हु हैज ऑनर्ड विद रशिया's हाईएस्ट स्टेट ऑनर ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल फॉर प्रमोटिंग बायलैटरल टाइज? इसका आंसर इज डी, नरेंद्र मोदी. 9th, name the app launched by the Election Commission again of Maharashtra for the beneficial Divyang voters. इसका आंसर B, Divyang. 20th, which country has become the first G7 to join China's Belt and Road Initiative? इसका आंसर हुआ करता था France. Moving on to the 21st question, who has been appointed again? In previous video में आपको कहा था कि appointments important हो जाते हैं, तो appointments पढ़ने होते हैं. Of the 24th Chief of Naval Staff of India, so the answer is C, Karanbir Singh, who is also probably the current Naval Staff Officer of India. Name the UPI-based payment app launched by Xiaomi. अब ऐसे क्वेश्चंस को डिकोड कैसे करते हैं? Xiaomi का G लिया आपने, उसका आंसर है G पे, Xiaomi का G. तो ऐसे क्वेश्चन को टैकल करना भी इंपॉर्टेंट होता है. जरूरी नहीं आपको हर करंट अफेयर से हर क्वेश्चन आता हो, बट ऑप्शंस में कभी कभार आंसर छुपा होता है. Moving on to the 23rd question, come on. Name the campaign launched by the Prime Minister Narendra Modi for fighting corruption. इसका आंसर क्या है? 23rd का is D, मैं भी चौकीदार. इनके Instagram handles पे भी ये चला था. 24th, name the project launched by Microsoft in order to boost India's Swachh Bharat mission. इसका आंसर है संगम. 25th, Chief Election Commission of India has introduced which app for electoral observers? Answer is C, Vigil app. 26th, name the gaming platform which became the official partner of Vivo. इसका आंसर था Dream 11. Question number 27th, the theme of World Consumer Rights Day, इसका आंसर है A, Trusted Smart Products.
जो थीम्स होती हैं पर्टिकुलरली रिलेटेड टू एनी अदर जो वर्ल्ड डेज बनते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाए। 28, name the education technology startup of India that has won Next Billion EdTech Prize 2019, empowered by parents to take charge of their child's early education. Exam answer is Byju's. Not very relevant now, so we're just going to skip it. We're just going to look कि कौन से questions ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं. Which telecom company has granted with in-flight connectivity license from the Department of Telecommunication? The answer for 29 is Reliance. Moving on, 30th question. Name the country that was selected as the guest country of Paris Book Fair 2020. The answer India. Particularly इन questions में आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता है. वो मोस्टली वही कंट्री के बारे में पूछेंगे जिससे आप हो, जिस यूनिवर्सिटी जहां पर है, इस इंडिया, हमेशा इंडिया से रिलेवेंट ही करंट अफेयर्स होता है. Now 30th तक we had current affairs. Now it's the end of current affairs. Now we are going to move on to GS English reasoning, जो ज्यादा relevant है. The 31st question, English law is commonly known as common laws. Okay. Next question, 32. Under which article of the Constitution the Election Commission of India has prohibited display or exhibition of any biopic publicity material during the Model Code of Conduct period? इसका आंसर है आर्टिकल 324. इसके अंडर इन्होंने इस पे टेम्परेरी बैन लगाया, प्रोहिबिट कराया. 33 क्वेश्चन, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी इज ए न्यूज में आप काफी बार सुनते भी होंगे. वर्क्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्री? इसका है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. लॉ एनफोर्समेंट से रिलेटेड हर एजेंसी होम अफेयर्स के अंडर आती है. मूविंग ऑन, who is the head of the committee to formulate insurance cover of advocates? Now this question is also much not relevant now क्योंकि अब इस कमेटी को टाइम हो चुका है. इट्स मोर ऑफ करंट अफेयर्स, बट इसका आंसर है आलोक श्रीवास्तव. हाँ, 35th क्वेश्चन, द प्रिंसिपल बेंच ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल इज लोकेटेड इन विच ऑफ फॉलोइंग सिटीज? इसका आंसर है न्यू दिल्ली. एनसीएलटी इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. 36th क्वेश्चन, India International Institute of Democracy and Election Management is located at? इसका भी आंसर is Delhi. Moving on, 37th question. In which of the following state electronic voting machines, also known as EVMs, were used for the first time in India? इसका आंसर is Kerala. 30th, Seven Race Course Road of the official residence of Indian Prime Minister is also known as, it's 38, Panchvati. 39th question. The telescope which is used by astronomers to capture the first image of black hole. It's very easy, Event Horizon Telescope. 40th, Google has launched which cloud platform to run and manage apps from anywhere? इसका आंसर है A, Anthos. Moving on to the 41st question, we have which application form is needed to be filled to be enrolled as a new voter and get a voter ID? This question अभी recently दिल्ली में legislative के इलेक्शन हुए थे तो इंपॉर्टेंट हो जाता है. फॉर्म 6 इज द आंसर अगर आपको एनरोल करना है एज अ न्यू वोटर. 42, राज्यसभा मेंबर आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ, उनका टेन्योर पूछ रहा है, वे 5 years 4 years 2 years. द आंसर इज 6 years. जो राज्यसभा लोकसभा के होते हैं उनका होता है 5 years. 43, what is the new form of state of matter which can be solid, liquid at the same time as per the journal name Proceedings of the National Academy of Science? The answer is chain melted state. साइंस से रिलेटेड है बट मच अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं 2019 में रिलेवेंट हुआ होगा इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर्स, इसलिए इन्होंने इसे GS/अफेयर्स के हिसाब में पूछ लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन 44th, ऑन द बेसिस ऑफ विच लॉ सेंटर हैज बैंड जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट? इसका आंसर है
अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए, बट कौन सा? 1967 का। इंडियन लॉ रिपोर्ट्स एक्ट तो होता ही नहीं है इसमें रिलेटेड। प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एसोसिएशन ये तो कुछ है ही नहीं। अनलॉफुल एसोसिएशन प्रिवेंशन है ही नहीं, इट्स एक्टिविटीज। तो यहाँ पर ये भी क्रॉस हो जाता है। सिंपल आंसर यूएपीए 1967। 45th, which country has renamed its capital Nuristan? Also current affairs, बट अगर आपको अब याद रखना है जीएस में तो इसका है कजाकिस्तान। नूर सुल्तान का है कजाकिस्तान कैपिटल, मतलब कजाकिस्तान का कैपिटल इज नूर सुल्तान। 46th क्वेश्चन, बिगेस्ट स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड कौन सा है? वी हैव न्यूयॉर्क, चाइना, हांगकांग या जापान। द आंसर इज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, one of the oldest and also one of the largest. 47th, who chaired the panel for setting up Central Monetary Committee to enforce the national plan of reducing river pollution? अब river pollution is related to environment, right? अब यहां पर अगर देखा जाए, लेट मी टेल यू एक ट्रिक। जैसे मैंने प्रीवियसली कहा था कि ऑप्शंस में ही कभी कभार आंसर छुपा होता है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, बी जस्टिस जवद रहीम, सी जस्टिस रघुवेंद्र सिंह राठौड़ एंड डी जस्टिस सोनम पिंस्टो वांगड़े। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट आदर्श कुमार गोयल हो जाते हैं, और उसका आंसर भी है क्योंकि ये टाइम पे एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के प्रेसिडेंट भी हुआ करते थे। तो एक प्रेसिडेंट ऑफ अ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ही ऐसी कमेटी को हेड करेगा। सो इट्स लॉजिकल टू बिलीव कि दिस इज द आंसर एंड दिस इज एग्जैक्टली द आंसर। Moving on to the 48th question. Dream 11 became the India's first gaming unicorn startup. What does this unicorn term mean? A, privately held startup company valued over 1 billion. Yeah, startup company valued over 1 million. Or privately held startup company valued over 1 million. And privately held startup company valued over 1 billion. Okay. क्वेश्चन के दोनों सेम कर दिया इन्होंने। खैर, इसका आंसर है ए। कोई भी कंपनी जो ओवर 1 बिलियन चली जाती है यूनिकॉर्न स्टार्टअप बोला जाता है, और ये आजकल बहुत रेलेवेंट भी हो गया है आज के टाइम। 49th क्वेश्चन, नेम द रेलवे स्टेशन विच इज द फर्स्ट इन इंडिया टू गेट एन आईएसओ सर्टिफिकेशन। शिवाजी। मूविंग ऑन टू द 50th क्वेश्चन। अब RBI has altered the LCR norms to offer an additional 2% window to lenders. What does C stand for in LCR? Not much relevant, but the answer is B, coverage liquidity coverage ratio. Okay, moving on. Which city is set to host New Gen Mobility Summit 2019? The 51st का आंसर हमारा है D, ईश्वर। 52. Which technology company has launched an application called Bolo to tutor children to read Hindi and English? The answer is Google. 53rd question का question है, when the president of India becomes vacant and there is no vice president, who will be becoming the acting president? Speaker of Lok Sabha, Attorney General of India, Deputy Chairman of Rajya Sabha, या Chief Justice of Supreme Court? The answer is Chief Justice of Supreme Court. 54th. Which among the following subjects the Agenda 21 or that came out of Earth Summit 1992 explicitly deals with? The answer is climate change. Okay. 55. Convention of Biological Diversity is denoted by which of the following? COP 10, 11, 15. The answer is COP 10. Option A. Moving on. On February 2nd, we observe the following World Wetland Day, which marks the signing of Ramsar Convention in which of the following year? The answer is 1971. Okay. दूसरा क्वेश्चन है कि which of among the following ministry gives Medini पुरस्कार Medini every year? Medicine Medini,
रेलेवेंट आता है, इससे लंबा हमारे ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ये रिलेट करता है इससे। तो ऑप्शन बी इज द राइट वन। ओके, मूविंग ऑन। द कार्तगाना प्रोटोकॉल इज regarding safe use, transfer and handling of nuclear waste, invasive alien species, living modified organism, या toxic byproduct and industrial effluents. The answer is C, living modified organisms. हाँ, a bank opened in special economic zone in India comes under which of the following? Option A, international banking. Option B, domestic banking. Is offshore banking या national banking? The answer is offshore banking, because this special economic zone का जो टर्म है, अगर आप इसे गूगल करेंगे तो यू विल फाइंड कि ऑफशोर जो इंटरनेशनल लॉ ऑफ सीज होता है रिलेटेड टू सी, वहां पर ये काम आता है कि जो बाउंड्री होती है उसे स्पेसिफिकली इतने डिस्टेंस तक स्पेशल इकोनॉमिक जोन माना जाता है। आई एम नॉट गोइंग टू गेट इन डिटेल, बट यस, ऑफशोर इज द आंसर। 60th, म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड इन इंडिया बाय विच अमंग द फॉलोइंग? इसका आंसर देखते हैं। पहला ऑप्शन है आरबीआई प्लस सेबी, छठा बोल रहा हूं, सी स्टॉक एक्सचेंजेस, या डी नबार्ड। द आंसर इज सेबी, बिकॉज दिस इज द ओनली वन जो रेगुलेट करती है पॉलिसीज रिलेटेड टू शेयर होल्डर्स या डिफरेंट पीपल। सेबी का काम होता है। 61st, which of the following was the first Indian product to have got protected geographic indicator? इसका आंसर है दार्जिलिंग टी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास आता है सबरीमाला इज लोकेटेड इन विच फॉलोइंग स्टेट? सबरीमाला एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे रिलेटेड एक जजमेंट भी आया था जो काफी इंपॉर्टेंट है और लैंडमार्क है। आई वुड रेकमेंड कि आप लोग इस पे जाके एक बार देख लें कि सबरीमाला से रिलेटेड क्या जजमेंट आया था, सबरीमाला टेम्पल से रिलेटेड क्या जजमेंट आया था। बट इसमें ऑप्शंस में हमें पूछ रहा है क्वेश्चन कि सबरीमाला कहाँ लोकेटेड है। तो ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, या डी ओडिशा। तो इसका आंसर है केरला। मूविंग ऑन, SNDT Mumbai University, Women's University, the first university was established at which of the following places? Again, geography, it says Mumbai. 64, World Environment Day, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, is observed on, dates are important, dates आ जाती हैं पर्टिकुलरली जो environment से related हो या किसी हिस्टोरिक उनकी रेलेवेंस हो। इसमें आंसर है 5 जून, रट लीजिए 5 जून, इसका कोई और ऑप्शन नहीं होता, बस रटना होता है इसे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian personality has been conferred an honorary doctorate in philanthropy of the University of Law? इसका आंसर शाहरुख खान। 66th, नाउ इस हिस्ट्री से भी रिलेटेड और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स में भी आ जाता है। ऑन April 13th 2019, India observed dash anniversary of Jallianwala Bagh massacre, as also known as Amritsar massacre. इसका आंसर है B, 100th, because Jallianwala Bagh took place on 30th April 1990. तो उसको करीबन 100 साल हो चुके थे। A century has passed. 67, where was India's first water park inaugurated to raise awareness, instructing people about the electoral process? इसका आंसर है D, गुरुग्राम। Again, a current affairs question कि which social media platform launched the why am I seeing this post feature? अब ये मोस्टली अब हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आने लगा है, बट सबसे पहले इट वाज फेसबुक that brought this feature. Next question, 69. Which body has urged the media to do objective reporting on polls and exercise caution against paid news? Is it Supreme Court or PCI, NBA या CBFC? Of course, Supreme Court could be the possible one, but नहीं। सबसे obviously जो नहीं है वो CBFC और NBA, बास्केटबॉल एसोसिएशन यूएस की यहाँ पर क्या कर रही है। बट
इन दोनों में से द करेक्ट आंसर इज पीसीआई, प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया। 70th, when the Central Reserve Policy Forces, sorry, not policy, police forces, Central Reserve Police Forces, CRPF, celebrated its Valor Day every year? The answer is 9th April. Moving on, how many members can be nominated to the Rajya Sabha by the president? Is it 10 or 20 or 12 or 16? The answer is 12 members can be nominated. Now, moving on. Court of Records is a court which, क्या वो मेंटेन करता है रिकॉर्ड्स को? ऑफ कोर्स, लग तो यही रहा है, रिकॉर्ड रिकॉर्ड, या फिर प्रिजर्व ऑल ऑफ इट्स रिकॉर्ड? अब दोनों तो सेम बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दो ऑप्शन नहीं हो सकते। कैन पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, ओके, या इज कॉम्पिटेंट टू इशू writs? अब writs तो इशू हाई कोर्ट भी करता है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सीधा सीधा सब जवाब निकल कर आता है कैन पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, एंड यस ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट कैन डू इट। अगर कोई भी कहना कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का नहीं माना जाता है, देन इट विल बी हेल्ड एज कंटेम्प्ट। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस इंडिया एज, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, जब सीधे सीधे बोले इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इट्स नॉट अ फेडरल स्टेट, इट्स नॉट अ यूनिटरी स्टेट, it's not a quasi-federal state, it's a union of states. 74th, how many fundamental duties mentioned in the Indian Constitution? The correct answer is 11. Originally 10 हुआ करती थी, the OG fundamental rights 10 हुआ करते थे। 11वें ने एंट्री मारी थी by the 86th Amendment Act, and it was related to right to education. Author-Fies Acquitted principle is related to self incrimination, नहीं, ex post facto law, नहीं, या फिर retrospective action, बिल्कुल नहीं, डबल jeopardy। अब कुछ को ये भी होगा कि डबल jeopardy का मतलब क्या होता है। सिंपल मतलब इसका होता है कि अगर आप एक ऑफेंस करते हो, आप नहीं, कोई एक भी पर्सन ऑफेंस करता है और वो उसके लिए कन्विक्टेड हो जाता है, मतलब उसे सजा मिल जाती है, तो फिर उसके बाद उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं आती है कि फिर से वो सेम एक्ट के लिए जेल जाए। मतलब अगर कोई थेफ्ट करता है फॉर इंस्टेंस, और थेफ्ट में उसे 5 साल की जेल चल गई, अब वो 5 साल बाद निकल के आया जेल से, अब उसे फिर से कहा कि नहीं, तूने चोरी करी थी, दोबारा जेल में जा, 5 साल और बिता। ऐसा नहीं हो सकता है। आप 2 बार किसी को सेम ऑफेंस के लिए कन्विक्ट नहीं कर सकते, और आर्चर फॉइस एक्विट का मतलब यही होता है। 76th, fundamental rights in India are, is it imperfect rights, positive rights, negative rights या mixed rights? इसका आंसर है नेगेटिव राइट्स, क्योंकि नेगेटिव राइट्स उन्हें कहते हैं जो ड्यूटी इंपोज करते हैं, कोई भी टाइप की ड्यूटी आप पे लगा दी जाती है, और आपकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की या स्टेट की। स्टेट की ड्यूटी होती है कि इन राइट्स को इन्फोर्स कराया जाए, वेदर इट्स राइट टू इक्वालिटी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, या एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल राइट्स, वो सब ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये नेगेटिव राइट्स होते हैं। एंड इन हुज पर्सपेक्टिव? स्टेट पर्सपेक्टिव। होप ये क्लियर हो आप सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेथड्स हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर इट्स अमेंडमेंट? द सिंपल आंसर इज 3। आई डोंट रिकमेंड कि आप सारे कैसे अमेंड होता है वो पढ़ें जाकर, बट हाँ एक बेसिक आइडिया ले लेना कि अमेंडमेंट्स के जो ये 3 प्रोसीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बस सिंपल सिंपल सा। 78, हाउ डज द जुडिशियल रिव्यू फंक्शन इन द सुप्रीम कोर्ट? मीन द फंक्शन, बेसिकली क्या फंक्शन होता है जुडिशियल रिव्यू का? क्या वो होता है टू इट्स ओन जजमेंट? नहीं। रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी इन द कंट्री, ये तो काम नहीं है। अगर ऐसे करना बैठे तो भाई कोई ओरिजिनल केस कर ही नहीं पाएंगे डील, सिर्फ रिव्यू करते रह जाएंगे। सी, अंडरटेक द पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा तो नहीं होता है। एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉस, ये एक्यूरेट है। जुडिशियल रिव्यू का सिंपल मतलब होता है कि जो लॉ आया या आने की बात करी गई, उसे देखा जाए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को
वायलेट तो नहीं कर रहा है। तो एग्जामिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉज। इंडियन पीनल कोड, नेक्स्ट क्वेश्चन, केम इनटू ऑपरेशन इन। अब बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में इंडियन पीनल कोड पढ़ेंगे, देखेंगे कि साल लिखे हैं, तो उन्हें क्या लगेगा, अरे साल पूछ रहे हैं, 1816 पे लगा देते हैं। और फिर जो ये 1816 पे आप ओएमआर में भरेंगे ना, एग्जामिनर उस पर क्रॉस लगा देगा, क्योंकि एक जो क्वेश्चन है वो आपको ध्यान से पढ़ना होगा कि पूछ क्या रहा है। इंडियन पीनल कोड केम इनटू ऑपरेशन इन, वो पूछ रहा है कि कब ऑपरेशन में आया। एक होता है कि कब उसे लाया गया, अमेंड, और एक होता है कब वो ऑपरेशन में आया। ये दोनों डेट्स डिफरेंट होती हैं, एक दूसरे से सिमिलर नहीं होती हैं। इंडियन पीनल कोड इज ऑफ 1860, बट इन्फोर्स्ड हुआ था ये ऑन 1862, सिमिलर विद आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे ही ये, तो द करेक्ट ऑप्शन इज नॉट 1860 बट 1862। मूविंग ऑन, वेयर इज द नेशनल जुडिशियल एकेडमी लोकेटेड। अब ये क्वेश्चन बहुत काफी बच्चों को वैसे पता भी होगा, क्योंकि काफी जुडिशियल एस्पिरेंट्स होंगे अभी से। द आंसर इज भोपाल। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक हॉलीडेज आर डिक्लेयर्ड अंडर, इज इट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट? बिल्कुल भी नहीं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये तो है ही नहीं। पब्लिक एम्प्लॉइज एक्ट, सिर्फ एम्प्लॉइज से रिलेटेड हॉलीडेज नहीं होती हैं, जनरल पब्लिक के लिए होती है। सो द आंसर इज, आई एम वेरी सॉरी, द आंसर इज नेगोशिएबल। मे भी किस फ्लो में चले गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता है। इट्स नॉट स्पेसिफिक, इट्स नॉट कॉन्ट्रैक्ट, इट्स नॉट एम्प्लॉइज एक्ट, इट्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। आई एम वेरी सॉरी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्केड्यूल से, अगेन एक कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया हमारे सामने कि फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशंस, ये किस शेड्यूल का होता है? इज इट सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ? द आंसर इज थर्ड। थर्ड शेड्यूल टॉक्स अबाउट oaths and affirmations. 83rd question, which among the following is the function of pro term speaker of Lok Sabha? Give his assent to the bills passed by the house, ये तो स्पीकर का काम होता है। कंडक्ट, वैसे ये स्पीकर का भी नहीं होता, प्रेस का होता है, सॉरी। बी, कंडक्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर। ओके, ठीक है। सी ऑप्शन देखते हैं, स्वेयर इन द मेंबर्स ऑफ द हाउस एंड होल्ड द चार्ज टिल अ रेगुलर स्पीकर इज इलेक्टेड। ओके, लास्ट ऑप्शन, टू चेक इफ द इलेक्शन सर्टिफिकेट्स ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस आर इन ऑर्डर, ये इसका काम ही होता है, ये ईसीई का काम है। बट सी ऑप्शन, कि swear in the members of the house and hold the charge till the regular speaker is elected is the pro term speaker's work। जब भी एक हाउस पार्लियामेंट सेटअप होती है आफ्टर अ फ्रेश इलेक्शन, तो एक प्रो टर्म स्पीकर को बिठाला जाता है टू होल्ड द प्लेस ऑफ अ स्पीकर, क्योंकि उस टाइम हम स्पीकर को इलेक्ट नहीं करा होता है, बट स्पीकर की पावर्स होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जो हमें फुलफिल करनी होती हैं इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द हाउस प्रोसीडिंग्स। तो इसलिए हम एक प्रो टर्म स्पीकर को रखते हैं। द फर्स्ट वन वाज सचिदानंद सिन्हा, और उनके बाद राजेंद्र प्रसाद बने थे। ये बात है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, नॉट पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, द वेरी फर्स्ट जो थी। हाँ, ये ऑन करते हैं। लीगल मैक्सिम स्यू जेनेरिस का क्या मतलब होता है? ऑन इट्स ओन स्ट्रेंथ, इन अ क्लास बाय इटसेल्फ, ऑन द थ्रेशोल्ड, या अमंग अदर थिंग्स? द आंसर इज इन अ क्लास बाय इटसेल्फ, स्यू जेनेरिस। Next question, 85th. The Monopolies and Restrictive Trade Practices Act was repealed by. Monopolies and Trade Practices समझ में आ रहा होगा, ये पहले हमारे पास ये MRTP एक्ट होता था, जो बेसिकली जो फैक्ट्रीज होती हैं, कंपनीज होती हैं, कंपनीज, उन्हें रेगुलेट करता था कि एक स्पेसिफिक कंपनी के हाथ में ही सारी मोनोपोली ना हो, कि एक ही कंपनी एक ही गुड्स एंड सर्विस में ट्रेड कर रही है। तो मुझे रोकने के लिए MRTP एक्ट का इस्तेमाल करते थे, बट इसे रिपील करा गया और इसकी जगह लाया गया कंपटीशन एक्ट को। कंज्यूमर प्रोटेक्शन अलग होता है, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट तो फॉरेन से रिलेटेड होगा, लिबरेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, एक्ट की बात कर रहा है। तो इसलिए इसका आंसर है कॉम्पिटिशन एक्ट। 86 क्वेश्चन, ट्रिपल तलाक के मैटर को किस बेंच ने हेयर करा था? अभी जो क्वेश्चन है ऑफ कोर्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ट्रिपल तलाक 2019 में आया था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी बड़े लीगल जजमेंट्स जो आते हैं जिस साल में आप पेपर अपियर करने वाले, उस साल के
जजमेंट्स को उठाइए, देखिए कोई बात लैंडमार्क जजमेंट तो नहीं आया, आपके लिए वो रेलेवेंट हो जाता है 2024 का, 25 तक का, तो इसलिए उन्हें देखिए। बट यहाँ पर पूछा गया ट्रिपल तलाक की कौन सी बेंच थी, इतने सारे जजेस के नाम है। आई एम जस्ट गोइंग टू गो अहेड विद द ऑप्शन, पॉज करके देखिए। मैं आपको सीधा सीधा भी बताता हूं कि इसका आंसर है जस्टिस JS कहेर, जो एक सिख थे। जस्टिस खुराना जोसेफ, जो एक क्रिश्चियन थे। जस्टिस RF नरीमन, जो एक पारसी हैं। UU ललित, एक हिंदू। और जस्टिस S अब्दुल नजीर, हु इज अ मुस्लिम। तो हमारे सारे देश में जितनी भी बड़ी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, उनके जस्टिसेस ने इस बेंच को हेड करा था। टॉकिंग अबाउट सेक्युलरिज्म, दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। 87th question. The distribution of powers between the central and the state in the Indian Constitution is based on the scheme provided in the dash. Montagu-Chelmsford Act 1919, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स 1909, या फिर हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ये तो बिल्कुल है ही नहीं। तो तीन ऑप्शंस हैं हमारे पास कि कौन सा था। सबसे ज्यादा जहां से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में से बोरो करा गया है, दैट इज 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। बेसिकली मान लीजिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का लगभग लगभग हाफ ऑफ द परसेंटेज इज बोरोड फ्रॉम दिस एक्ट। इसका आंसर आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 88th क्वेश्चन, लीगल रिलेटेड। एनी चाइल्ड born आफ्टर डैश पीरियड ऑफ डिवोर्स is considered to be legitimate child of the latter husband. Oh, sorry. Yes. इसका आंसर ऑप्शन है 100 days, 200 days, 280 days या 284 days। The real answer is 280 days। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कौन थे? हमारे सामने आ गया प्लेटो, अरिस्टोटल, ह्यूगो ग्रोइटस या डेनिंग। द आंसर इज ह्यूगो ग्रोइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्सो रिलेटेड टू अनदर डॉक्ट्रिन। रूल ऑफ लॉ किसने प्रोपाउंड करा था? वाज इट लॉर्ड ब्लैकस्टोन या डेनिंग, एवी डाइसी या मेन? इट इज एवी डाइसी। एवी डाइसी इज द वन जिन्होंने प्रोपाउंड करा था रूल ऑफ लॉ की डॉक्ट्रिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी लॉ से रिलेटेड है कि क्रूअल्टी टू अ वुमन बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड इज डिफाइंड अंडर। 2019 में मैट्रिमोनियल केसेस ज्यादा आ रहे थे, ट्रिपल तलाक था, तो फैमिली लॉ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसमें चारों ऑप्शन में थे, द करेक्ट वन इज सेक्शन 498 ऑफ इंडियन पीनल कोड। 92, the act by members of trade union persuading other not to work is called। not to work, इसमें नॉन कोऑपरेशन नहीं है, पिकेटिंग नहीं होता है, सिट एंड स्ट्राइक में आप बैठ जाते हैं, जाकर काम नहीं करते हैं, तो ये नहीं है। द सिंपल आंसर इज स्ट्राइक। स्ट्राइक का सिंपल मतलब होता है नॉट टू वर्क। ठीक है। 93rd क्वेश्चन, इंडिया, द रेकनिंग डेट ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द एज ऑफ द जुवेनाइल। जुवेनाइल कौन होते हैं? जो 18 ईयर्स बिलो होते हैं, हमारे इंडिया में जुवेनाइल बोला जाता है। नॉट इंडिया बट ऑल ओवर वर्ल्ड जुवेनाइल की डेफिनेशन होती है। तो इस ऑप्शन में है डेट ऑफ ऑफेंस, डेट ऑफ ट्रायल, डेट ऑफ जजमेंट, डेट ऑफ अरेस्ट। अरेस्ट भाई कभी भी हो सकता है, 1 साल, 2 साल, एक दिन, वो डिपेंड करता है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। डेट ऑफ जजमेंट, अब अगर आप सबने कोर्ट्स और इंडिया जुडिशरी को देखा तो आप सबको पता होगा कि यहाँ पर तो ऐसे नहीं होता है कि जजमेंट, ऑफेंस हुआ और धड़ा से जजमेंट आ गया। तो भैया 18 साल से बिलो का था, 10 साल बीत गए, तो जजमेंट के हिसाब से हम नहीं देखेंगे एज को। डेट ऑफ ट्रायल बिल्कुल भी नहीं। डेट ऑफ द ऑफेंस इज मच प्रैक्टिकल एंड मच रेलेवेंट, कि जब ऑफेंस हुआ तभी तो उसकी एज देखेंगे कि। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट इज रिलेटेड। अब पब्लिक ट्रस्ट से रिलेटेड कौन सी है? इज इट चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन? नो। इज इट जर्नलिज्म? नो। इज इट पब्लिक ऑफेंस? नो। एनवायरमेंट? यस यस यस, एनवायरमेंट से रिलेटेड होती है डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। द मिस्टेकन डिसीजन ऑफ द कोर्ट, इसका क्या मतलब होता है? इनमें से हमारे पास ऑप्शन है, पेपर कॉन, माशाल्लाह ये तो हो ही नहीं सकता। पर इन टोटियनियम तो एक मैक्सिम है ही नहीं। पर क्यूरियम का राइटफुल जजमेंट। पर इन क्यूरियम का मतलब होता है रॉन्गफुल जजमेंट। मिस्टेक इन जजमेंट, रॉन्गफुल जजमेंट, एक ही थाली के दो बैगन,
तो इसलिए इसका ऑप्शन का आंसर है पर इंक्वेम। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 96 की जो राइट टू रिकवर टाइम बार डेब्ट होती है वो कौन टाइप की डेट होती है? क्या वो एक फंडामेंटल राइट है? बिल्कुल भी नहीं। क्या वो एक यूनिवर्सल राइट है? बिल्कुल भी नहीं, सबको नहीं मिलता है। जिसके पास टाइम बार्ड हो गई है डेब्ट उसी पास होता है। परफेक्ट राइट या इम्परफेक्ट राइट, अब इसमें से हमें देखना होगा कि असली कौन सा है, सही कौन सा है। तो इसका सही आंसर है इम्परफेक्ट राइट। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये राइट रिकॉग्नाइज होता है बाय द कोर्ट बट इन्फोर्स नहीं करा जा सकता। क्यों इन्फोर्स नहीं करा जा सकता? क्योंकि भाई टाइम निकल चुका है इस कर्जे को, उसे कहते हैं टाइम बार डेब्ट। समझ में आया? तो इसलिए ये एक इम्परफेक्ट राइट होता है। मूविंग ऑन, as per the model code of conduct, the guidance of political parties and candidate by election commission in India, they can't hold public meetings during the period of dash hours ending within the hour fixed for the close of poll। फिर से एक इलेक्शन का क्वेश्चन। इलेक्शन का क्वेश्चन थोड़ा बहुत रेलेवेंट हो जाता है, अभी दिल्ली में इलेक्शन हुए थे, थोड़ा बहुत तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। इसका आंसर है 48 आवर्स। टीएन सेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कमिश्नर थे जिन्होंने ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट निकाला था। तो उन्होंने 48 आवर्स का टाइम फ्रेम रख दिया था, जिसके बाद आप ना ही कोई प्रमोशन कर सकते हैं, नहीं आप अपने किसी कहीं स्पीचेस दे सकते हैं। इनफैक्ट आपके अगर बैनर या स्टैचूज भी लगे तो उन्हें भी हटा दिया जाएगा 48 आवर्स। 98, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बिकम्स ऑपरेशनल इन एन इलेक्शन ऑफ अ स्टेट असेंबली इन इंडिया? 6 months, 3 months, 2 months, या डी ऑप्शन द डेट ऑन विच इलेक्शन कमीशन अनाउंसेस द इलेक्शन शेड्यूल? द आंसर इज द डेट ऑन विच इलेक्शन कमीशन अनाउंसेस द इलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी? कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी वो होती है जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र हो। इलेक्शन कमीशन का जिक्र है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जिक्र है, इनफैक्ट फाइनेंस कमीशन का है। इट इज नीति आयोग जो एक स्टैच्यूट से आया, तो इसलिए ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी बन जाती है और आंसर हो जाता है हमारा नीति आयोग, बिकॉज इट इज नॉट मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। 100th क्वेश्चन, how many times the word secular appears in our constitution? The simple answer is one time, वो भी हमारे प्रियम्बल में आता है, जिसे हमारे 42nd अमेंडमेंट एक्ट से डाला गया था। अब आते हैं लीगल प्रिंसिपल के क्वेश्चन पे। बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको समझाया था कि लीगल प्रिंसिपल होता है जिसे आपको बिल्कुल सच मान लेना है। अगर वो रात को दिन बोले तो मान लेना, दिन को ना बोले तो भी मान लेना, उसके आगे अपना दिमाग मत चलाना। फिर आप फैक्ट पढ़ते हैं और उस हिसाब से आप अपने ऑप्शंस को टिक करते हैं। दैट्स द करेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज अ वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट विथ और विदाउट डैमेज राइज टू अ टॉर्ट। ओके, ठीक है, अगर लीगल डैमेज हुआ, अब चाहे उसमें आपको कोई नुकसान हुआ ना हो, सिर्फ लीगल राइट आपका वायलेट हुआ तो वो टॉर्ट माना जाएगा। ठीक है। फैक्चुअल सिचुएशन क्या है कि ए स्टैब्लिश करता है कोचिंग क्लासेस जो चार्ज करता है 3000 पर मंथ एज फीस। वहीं पे ए का जो पड़ोसी है नेबर बी, वो स्टैब्लिश करता है एक दूसरी कोचिंग, जिसकी वजह से उस पर कॉम्पिटिशन बढ़ता है। इसके चक्कर में ए को अपनी जो फीस है वो रिस्क करना पड़ती है। कितने पे करनी पड़ती है? 2000 पर मंथ। अब 1000 रुपए का नुकसान हो रहा है। क्या ए डैमेजेस क्लेम कर सकता है फ्रॉम बी? इसका क्या आंसर है? अब कुछ आप में से कहेंगे हाँ, कुछ आप में से कहेंगे नहीं, बट वजह क्या है? पहला तो ऑप्शन यस ही कैन, एज बी हैज वायलेटेड हिज राइट। नो, ए हैज रिड्यूस्ड द फीस ऑन हिज ओन। बी ऑप्शन ये। सी कहता है नो, बिकॉज दो देर वॉज अ डैमेज देर वॉज नो लीगल इंजरी। करेक्ट ऑप्शन आप अब तक समझ गए होंगे, सी। क्यों कह रहा है? क्योंकि भैया तुम्हारी कोई उसने लीगल राइट थोड़ी मैं वो करा इन्फ्रिंज, तुम स्टिल बिजनेस कर पा रहे हो, तुम स्टिल अपना दुकान चला पा रहे हो। तो जो तुम्हारा राइट है, राइट टू इनकम, टू एम्प्लॉयमेंट, वो तो नहीं हो रहा है वायलेट, तो क्यों मारे? और इसमें आप ये भी समझा करें कि क्या डैमेजेस और डैमेज में क्या फर्क होता है।
डैमेज और डैमेजेस दोनों में फर्क होता है। द मेन फर्क इज कि डैमेज इज रिलेटेड टू योर राइट, ठीक है, और ये जो डैमेजेस है ये इसका मतलब होता है कॉम्पेंसेशन, कि अगर आपको कोई राइट वायलेट होता है तो आपको उसका मुआवजा मिलता है, मुआवजा मिलता है, कंपनसेशन मिलता है, और मोस्टली टॉर्ट्स में आपको कंपनसेशन ही दिया जाता है। ओके, तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है। मूविंग ऑन, अनदर लीगल प्रिंसिपल क्वेश्चन कहता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ओके, फैक्चुअल सिचुएशन पे आते हैं कि ए फेल टू फाइल हिज इनकम टैक्स फॉर 5 years। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले इशू करते हैं नोटिस टू शो कॉज, कि क्यों नहीं करा बेटा, क्यों तुमने अपनी जो प्रोसीडिंग्स मतलब वो थी इनकम, वो क्यों नहीं दिखाई, टैक्स क्यों नहीं भरा उसका, और क्यों तुमसे हम पेनल्टी और इंटरेस्ट ना लें, बेसिकली रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स ड्यू फ्रॉम हिम विद पेनल्टी एंड इंटरेस्ट। तो अब आप ए के लॉयर हैं, आपको अब बताना है कि क्या कर सकते हो बेटा तुम। तो पहला ऑप्शन है ए में रिक्वेस्ट द डिपार्टमेंट टू वेव द इंटरेस्ट एंड पेनल्टी एज ही वाज नॉट अवेयर, या बी ऑप्शन ही मस्ट पे टैक्सेस एज इग्नोरेंस कैन नॉट बी प्लीडेड एज अ ग्राउंड ऑफ डिफेंस। सी, ए में रिक्वेस्ट द कोर्ट टू एक्सक्यूज हिम as his advocate had told him that he is not liable to pay taxes, या डी, ए में सबमिट एन अंडरटेकिंग बिफोर द कोर्ट दैट ही विल फाइल हिज इनकम टैक्स। अब में से आपको कौन सा सी लगता है? हमारा 102 का ऑप्शन आता है डी, ए में सबमिट एन अंडरटेकिंग बिफोर द कोर्ट दैट ही विल फाइल हिज इनकम टैक्स। सिंपल बात है, क्योंकि शो कॉज में आपको बस बताना होता है कि आप क्यों नहीं कर पाए। आपने ठीक है मान लिया, नहीं दिया, अंडरटेकिंग दे दी कि भाई मैं कर दूंगा, नहीं करूंगा तो लगा देना मेरे पे सब, ठीक है। मूविंग ऑन, अब यहां पर कुछ ये भी होगा कि भाई ये बी क्यों नहीं था इसका आंसर, बी को क्यों नहीं माना गया, क्योंकि आप उसके लॉयर हैं, आप उसे एडवाइस कर रहे हैं, तो आप उसे ऐसी एडवाइस देंगे जिसमें उसका भला हो, ऐसे नहीं जिसमें वो बहुत ज्यादा गलत दिखे। मूविंग ऑन, 103 लीगल प्रिंसिपल है, अ पर्सन हु इज अंडर अ लीगल ऑब्लिगेशन टू सेव द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग विल बी लायबल फॉर एन इलीगल ओमिशन टू डू सो। अगर कोई पर्सन है जिस पे लीगल ऑब्लिगेशन आ रही है कि भैया इंसान की जान बचाओ और नहीं करता है, इलीगल ऑब्लिगेशन, ओमिशन, ओमिशन का मतलब होता है करना किसी चीज को, तो वो इलीगल माना जाएगा। सिचुएशन क्या है, एक आदमी है जिसे स्विमिंग आती थी, हु न्यू स्विमिंग, वाज वाचिंग अ चाइल्ड ड्राउन, ही सेड टू हिमसेल्फ इट इज नॉट माय चाइल्ड, व्हाई डू आई बॉदर, क्यों करूं भाई, मेरा बच्चा थोड़ी है। ऑप्शन ए, द मैन विल बी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उसकी वजह से हुआ। बी ऑप्शन, द मैन विल बी नॉट लायबल, was not his duty bound to save the child? Yes, C. The man will be liable as he knew that the child would be drowning if he had not saved, still did not save the child. Yeah, D. The man will not be responsible as other could have helped the child. ये तो है ही नहीं, तुम फैक्ट्स के बाहर जा रहे हो। फिर ये तीन में से द करेक्ट वन इज बी, द मैन विल नॉट बी लायबल। ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आप में से कुछ ये सोच रहे होंगे कि भैया बच्चा मर गया तुम्हारी वजह से, तुम्हें स्विमिंग आती थी, बचा देते, लेकिन हम इमोशंस में काम नहीं करते हैं। इन लॉ वर्क ऑन फैक्ट्स, एंड द फैक्ट्स इज कि लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, बट यहां क्या उस पर लीगल ऑब्लिगेशन है? नहीं है। लॉ आप पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं रखता है टू सेव अ पर्सन लाइफ, ओके, बिकॉज डूइंग सो यू पुट योर सेल्फ इन द हार्म्स वे। आपकी भी जान जा सकती है, वो उसका पैर फिसल जाता, उसकी चोट लग, मर सकता था, पानी है, तो इसलिए उस पर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं थी, so he is not liable। 104 लीगल प्रिंसिपल कहता है एनी पर्सन हु हैज रिसीव्ड एनी अनजस्ट बेनिफिट ही और शी मस्ट रिटर्न इट। फैक्चुअल सिचुएशन हमें कहती है कि ए एंड बी वर स्टेइंग इन द सेम हॉस्टल रूम, बी's फादर हैड सेंट अ पार्सल टू हिम, बी के जो फादर हैं वो सेंड करते हैं पार्सल ऑन हिज बर्थडे कंटेनिंग एक्सपेंसिव गिफ्ट्स। द पार्सल वाज डिलीवर्ड टू ए, बी को देना था, ए को आ गया, एज बी हैज गॉन आउट फॉर अ मूवी। अब ए के तो मजे ही मजे, लेकिन लीगल प्रिंसिपल भी कुछ कहता है, तो हम अब पढ़ेंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। ए कैन रिटेन द पार्सल विदाउट इन्फॉर्मिंग बी, बिल्कुल भी नहीं। ए कैन टेक कीप सम गिफ्ट्स
फ्रॉम द पार्सल एंड रिटर्न द रेस्ट टू बी। क्यों? अब्बा की सरकार है इनकी? नहीं, ऐसा तो आप नहीं कर सकते। सी ऑप्शन, A has to give the entire parcel to B. या option, A can inform B about the parcel but need not to return it. बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहां पर तो लिखा है must return। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, मोस्ट सिंपल। लीगल प्रिंसिपल, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है? द रूल ऑफ वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। हाँ, द लीगल प्रिंसिपल क्या है? वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया मीन्स वॉलेंटरी सफर्ड इंजरी इज नॉट फिट फॉर द एक्शन। कोई भी आपकी वजह से आपको इंजरी हो गई और आप हमसे शिकायत करो, ये नहीं चलेगा। वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया का मतलब होता है। फैक्ट सिचुएशन क्या है? एक्स अ पेडेस्ट्रियन फाइंड सी लूजिंग her control over her scooty while driving down the flyover. While rescuing C from the harm successfully, X is injured. खुद को चोट लग गई उसे बचाने के चक्कर में। सो इज सो इज आस्किंग फॉर कंपनसेशन, इज आस्किंग फॉर कंपनसेशन, कंपनसेशन मांग रहा है। सी में टेक द डिफेंस ऑफ द अबव ऑन द बेसिस ऑफ ए प्लेंटिव्स फ्री कंसेंट, बी एक्ट ऑफ गॉड, सी एक्ट ऑफ स्टेट, या डी इनएविटेबल एक्सीडेंट। इनएविटेबल तो नहीं था भाई, बचाया जा सकता था। एक्ट ऑफ स्टेट तो है नहीं, सरकार थोड़ी चाहती है तुम ठुको। एक्ट ऑफ गॉड तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। प्लेंटिव्स फ्री कंसेंट क्यों? खुद आया खुद बचाया, ठुका तो हमारा क्या? तो वही है। 106, लीगल प्रिंसिपल, कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल। कौन सा प्रपोजल? वैसा वाला प्रपोजल नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट वाला प्रपोजल। कॉन्ट्रैक्ट वाला प्रपोजल की बात हो रही है। इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इज मेड। जिस पर्सन को आप प्रपोजल दे रहे हो कि हाँ भाई ऐसा कुछ करते हैं, मेरा ये प्रपोजल है, जैसे ही उसके पास वो रीच कर गया तो माना जाएगा कि प्रपोजल कंप्लीट हो गया। सिचुएशन पूछ पढ़ते हैं। छोटी सिचुएशन है। ए सेंड्स अ लेटर मेकिंग अ प्रपोजल। ए ने प्रपोजल दिया बी को टू परचेज द हाउस ऑफ बी। अब वो पूछ रहा है कब उसकी कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी। जब वो कम्युनिकेशन प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बी रीड्स द लेटर। एक ये सिचुएशन है। बी, द कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन ए इन द लेटर। या सी, द कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बी's वाइफ रीड इट। आई बी की वाइफ क्यों आ गई इसमें? चलो ठीक है, मान लेते हैं एक वक्त को। डी क्या है? कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बी's वाइफ हैंड्स ओवर द लेटर टू। मानते हैं बी को ही बोल रहा था ये। हाँ, दोनों गलत है। गलत। सबसे सही कौन सा है? कब कंप्लीट है? जब बी रीड कर लेगा उस लेटर को। सिंपल मतलब कंप्लीट कब होगा? जब उसकी नॉलेज में आ जाएगा। अब बी लेटर पढ़ेगा तभी तो उसे नॉलेज आएगी, नॉलेज आएगी तो प्रपोजल कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लीगल प्रिंसिपल है कि एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रपोजल मस्ट बी एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ द प्रपोजल। सिचुएशन क्या है? ए में प्रपोजल करता है, फिर से वैसी सिचुएशन है, प्रपोजल कर रहा है किसको? बी को, टू सेल शेयर फॉर 500। ध्यान देना, बी एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू बाय द सेट शेयर फॉर 400। अब यहां पर तो तुम नापा तोली करके जिग जिग कर रहे हो। एग्जैक्ट मिरर इमेज तो नहीं है। वहां 500 है, तुमने 400 बोला, तो दिस इज अ काउंटर ऑफर। ये होता है काउंटर ऑफर, जो आंटियां करती हैं कपड़े की दुकान पे कि भैया 150 का लगा लो, 200 नहीं। तो ये होता है काउंटर ऑफर। अब यहां पर क्या आता है कि बी हैज नॉट एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ ए। दिस इज करेक्ट। क्यों भाई? क्योंकि 500 का था, 500 एग्जैक्ट मिरर होता 500, बट तुमने बोला 400। दिस इज अ काउंटर ऑफर। तो द बी हैज नॉट एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ ए इज द क्लियर कट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है न्यूसेंस इज अ अनलॉफुल इंटरफेरेंस with a person's use and enjoyment of land or of some right over in connection with it. If the interference is direct, the wrong is trespass, whereas if the interference is consequential, it is nuisance. Basically, यही बोलना चाह रहा है। यहां पर एरर हो गया। बेसिकली कहना चाह रहा है इट इज न्यूसेंस। ठीक है। हाँ, डायरेक्ट होगा तो ट्रेसपास होगा, इनडायरेक्ट होगा तो कॉन्सिक्वेंशियल माना जाएगा। बेसिकली बोला जाएगा न्यूसेंस है। ध्यान से हमने पढ़ लिया प्रिंसिपल। ध्यान से पढ़ेंगे, अब फैक्ट पे पढ़ेंगे कि ए प्लांट करता है एक ट्री ऑन हिज लैंड, अपनी लैंड पे करता है प्लांट। हाउएवर ही अलाउज इट टू ब्रांच टू प्रोजेक्ट ओवर द लैंड ऑफ बी।
बेसिकली अपने घर से उसका जो ट्री है, ये हमारा ट्री है, उसकी ब्रांच निकल गई। अब ये घर की दीवार है, यहाँ पर दूसरे घर है, यहाँ पर उसकी ब्रांच इंटरफेयर कर रही है। आई एम सॉरी फॉर द डायग्राम, आई नो इट्स वेरी हॉरिबल, बट स्टिल आइडिया दे दिया। अब इनमें से कौन सी फॉलोइंग डेरिवेशन इज करेक्ट, ये पढ़ना है। देखते हैं। ए क्या है? कमिटेड ट्रेसपास, ओके। ए हैज कमिटेड न्यूसेंस, ओके। सी कहता है हैज नॉट कमिटेड एनी रॉन्ग, या डी नन ऑफ द अबव। तुम तो नहीं हो सकते, कोई ना कोई तो सिचुएशन बन ही रही होगी। तुम तो बिल्कुल भी नहीं हो, इतना भोला नहीं है वो। लेकिन ट्रेसपास और न्यूसेंस में से हम फर्क कैसे करें, कौन सा हो रहा है? ध्यान से पढ़ना है। इसमें लिखा था कि अगर इंटरफेरेंस डायरेक्ट है तो ट्रेसपास मानी जाएगी, बट यहाँ डायरेक्ट नहीं हो रही है। एक खुद उसके घर में घुस नहीं रहा है या वहां जाकर पेड़ उगा रहा हो, नहीं, वो बेसिकली क्या कर रहा है, उसका पेड़ आ गया, तो वो कॉन्सिक्वेंशियल है, इनडायरेक्ट है। तो इसका आंसर है बी, ए हैज कमिटेड न्यूसेंस बिकॉज इनडायरेक्टली वो इंटरफेयर कर रहा है इन द एंजॉयमेंट ऑफ बीज प्रॉपर्टी। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग ऑन। एन एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट, बेसिकली कहना चाह रहा है एन एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट कैन बी इन्फोर्स्ड ओनली एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज नॉट फ्री। जिसकी कंसेंट फ्री नहीं थी, वो ही अगर चाहता है तो ही क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बन सकता है, ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कन्वर्ट होगा। ऑप्शन क्या है, मतलब सॉरी, फैक्ट तो पहले, फैक्ट क्या है? ए ऑब्टेन्स द कंसेंट ऑफ बी, ए ने ऑप्शन किसकी कंसेंट गेन कर ली, बी की, टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट बाय पुटिंग अ गन ऑन द हेड ऑफ बी सन। भैया बंदूक की नोक पे तो तुम कुछ भी करवा लो, तो कंसेंट तो फ्री नहीं लग रही है मुझे भाई की। ऑप्शन पढ़ते, ऑप्शन चार है, पढ़ते हैं। बी कैन इन्फोर्स द एग्रीमेंट, ओके ठीक है, एक ये ऑप्शन है। बी कैन नॉट इन्फोर्स द एग्रीमेंट, ठीक है। सी कहता है नीदर ए नॉर बी कैन इन्फोर्स द एग्रीमेंट, ये डी, ए कैन इन्फोर्स द एग्रीमेंट। बंदूक की नोक पे तुम नहीं कर सकते हो। नीदर ए बी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, दोनों पार्टीज हैं। कहने को फैक्ट ये कहता है कि उसकी नोक पे कर रहा है वो काम, बट स्टिल पार्टी तो है ना, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। बी कैनॉट एनफोर्स, ये तो नहीं है भाई, बी का ही माना जाएगा क्योंकि वो ही एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहां पर आता है कि बी कैन एनफोर्स द एग्रीमेंट, यस ट्रू। अगर वो चाहता है, अगर वो फ्री कंसेंट से देता ही है, अगर वो मान लेता है कि नहीं भाई तू बंदूक अगर हटा भी देगा तो भी मैं कंसेंट हाँ ही बोलूंगा, तो यही माना जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन एट द पार्टी जिसकी कंसेंट फ्री नहीं थी, तो ऑप्शन एट द पार्टी कौन है, वो 110। आई नो दिस इज अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, तो आई वुड रिकमेंड पॉज करिए, खुद पढ़िए और आइए सवाल पे। चलिए, अगर आप सबने पढ़ लिया हो तो बेसिकली ये कहना चाहता है, लीगल प्रिंसिपल है थेफ्ट इज रॉबरी इन ऑर्डर टू कमिटिंग थेफ्ट, जब होती है, और इन कमिटिंग द थेफ्ट, और इन कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे प्रॉपर्टी ऑब्टेनिंग बाय थेफ्ट, द offender for that end voluntarily causes or attempts to cause any person death, hurt or wrongful restraint or fear of instant death or instant hurt or instant wrongful restraint। रॉबरी कब मानी जाएगी? तो बेसिकली चोरी तो करी, हाथ में क्या करा, सीना चोरी, बेसिकली क्या, थ्रेट करा कि तुम मारे जाओगे तो मैं हर्ट कर दूंगा, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, ना तो मुझे पर्स दे दो ना तो टांगे तोड़ दूंगा, तो ये रॉबरी मानी जाती है। फैक्चुअल सिचुएशन क्या है? ए एंटर करता है बी का हाउस एंड वाज टेकिंग अवे हर वॉलेट, बेसिकली थेफ्ट कर रहा था, एंड लीविंग द हाउस व्हेन ही एनकाउंटर्ड बी, ही ड्रॉप द वॉलेट बट शॉट हर व्हाइल एस्केपिंग। क्या करा उसने, उस हर्ट करा, कहा लिखा था हर्ट, लिखा था कहीं, यहाँ लिखा है इंस्टेंट हर्ट, हर्ट कर दिया। अब क्या करा है उसने, बहुत ही सिंपल है भाई, रॉबरी करी है उसने, हर्ट कर दिया, तो ए हैज कमिटेड रॉबरी, हर्ट हुआ है। 110 तक वी हैड लीगल क्वेश्चन एंड जीएस क्वेश्चन, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द इंग्लिश पार्ट ऑफ दिस 2019 क्वेश्चन पेपर। इसमें बेसिकली सेम पूछ रहा है, सिनोनिम पूछ रहा है किस वर्ड का, मूड का। इज इट रिजॉल्व, डेफिनेट, डिबेटेबल, डिसाइडेबल? इट्स डिबेटेबल। ऑग का क्या सिनोनिम होता है, इज इट रीइंफोर्स, डिमोलिश, रेज या प्रॉड? इट इज रीइंफोर्स, ऑगमेंट करना, ऑगमेंटेशन, किसी चीज को साथ में जोड़ना, तो वो रीइंफोर्समेंट होता है। प्रिविलेज का क्या होता है सिनोनिम, क्या लिखा है, मोस्ट नियरली द सेम, तो क्या मतलब, वो सिनोनिम पूछ रहा है, सिनोनिम। ठीक है, सॉरी सिग्नेचर बना दिया।
सिनोनिम ध्यान से लिख देते हैं, अगर लिख ही रहे हैं तो अच्छे से लिखेंगे। सिनोनिम। हम्म। सिनोनिम क्या कहता है? फ्रिवलेस क्या होता है? फ्रिवलेस का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रिवलेस छोटी सी चीज है। तो इसमें क्या है? ऑर्नामेंटल बिल्कुल नहीं, सुपरफिशियल बिल्कुल नहीं, ह्यूज तो उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है। कॉन्सिक्वेंशियल, हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, काइंड ऑफ फ्रिवलेस, कॉन्सिक्वेंशियल। ठीक है, मूविंग ऑन। रिमिटेंस का क्या मतलब होता है? टू रिमिट, सुना होगा ये, टू रिमिट। सेम मीनिंग, सिमिलर मतलब सिनोनिम पूछ रहा है। इज इट चार्ज, इज इट टैक्स, इज पेमेंट या पेनल्टी? द आंसर इज पेमेंट। टू रिमिट इसका मतलब होता है टू पे। तो इसके बाद दोबारा सही हो गया, चलो। हाँ, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली। ओके, आई होप दिस इज नॉट परमानेंट। ओके, दिस इज परमानेंट। वेरी गुड। वेल, हो गया हो गया हो गया। हाँ, सॉरी फॉर दैट। 115 का इंडोर्ड का सिनोनिम पूछ रहा है, मोस्ट नियरली द सेम। मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी में पढ़ रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है आप ये पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। प्लीज पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना, पता चले सोच लो कि सिनोनिम है और आपने क्या करा, मोस्ट नियरली सेम की जगह लिखा है मोस्ट नियरली दी ऑपोजिट, मतलब एंटोनियम पूछ रहा है और आप सिनोनिम पे टिक करते जा रहे हैं। ये मत करना बच्चों। 115 या कोई भी क्वेश्चन हो, तो फर्स्ट लाइन से लेके एंड वर्ड तक सब पढ़ना होता है। इंडोर्ड का क्या मतलब है? इंडोर्ड का मतलब होता है किसी को कोई चीज देना। ठीक है, इंडो करना, इसका मतलब हो गया बिस्टोर्ड। सिंपली कंडेम्ड नहीं है, कंडेम्ड का मतलब डिनाई, मतलब किसी चीज को मना करना, डिसअप्रूव का मतलब किसी चीज को मना करना। तो ऑफ कोर्स बिस्टोर्ड इज द आंसर। अब देखिए, क्वेश्चन पूरा ना पढ़ते तो क्या नुकसान होता है? क्या लिखा है? चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्रेचुअस। अब हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ा तभी हमें समझ में आया, एंटोनियम पूछ रहा है। ग्रेचुअस का क्या मतलब होता है? कोई चीज फ्री में मिलना, ठीक है, या किसी चीज को दान कर देना, ठीक है। अब यहाँ लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है फ्री। अनपेड का मतलब फ्री, वॉलेंट्री मतलब फ्री। करेक्ट कौन सा? एक्सपेंसिव। मूविंग ऑन, नेफारियस। ऑपोजिट पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है? इसका एंटोनियम पूछ रहा है। नेफारियस क्या होता है? कोहेरेंट नहीं होता है, पायस नहीं होता है, विकेड नहीं होता है, इट इज गुड। नेफारियस का मतलब ईवल होता है। क्या होता है? ईवल। ईवल का ऑपोजिट क्या होता है? गुड। ठीक है, लेट्स मूविंग ऑन। असेलेंट का अपोजिट पूछ रहा है। असेलेंट कौन होता है? दुश्मन। दुश्मन का ऑपोजिट क्या हुआ? दोस्त। एनिमी दोस्त नहीं होता है, अटैकर दोस्त नहीं होता है, फो भी नहीं होता है, फो का मतलब दुश्मन होता है। एलाई इज द करेक्ट ऑप्शन। कॉग्निजेंस मतलब किसी चीज को हैंड करना, कि हाँ भाई अब इस पे हम डील करेंगे इसे। बेसिकली अगर मोटा मोटा मतलब पूछे तो कॉग्निजेंस का ये ऑपोजिट पूछ रहा है मुझसे। क्या कॉग्निजेंस का ऑपोजिट क्या होता है? अवेयरनेस, नोटिस, इग्नोरेंस या रिगार्ड। अवेयरनेस किसी चीज को हैंडल करना, मतलब नहीं। नोटिस नहीं, रिगार्ड नहीं। द आंसर इज इग्नोरेंस, किसी चीज को अवॉइड करना, किसी चीज को टाल देना, उसे कहते हैं इग्नोरेंस। दैट इज द ऑपोजिट ऑफ कॉग्निजेंस। फिर से एंटोनियम पूछ रहा है, ऑपोजिट क्या? फिलेगमैटिक का। अब यहां पर देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इसका मतलब नहीं पता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर वर्ड ग्रामर का आपको नहीं पता होगा, ये बात ऑब्वियस है। तो आप कैसे पता लगाएंगे? आप पूछेंगे सर कैसे करें फिर, हर ऑप्शन तो नहीं पता हमें। अब हम इसमें से देखते हैं कि 4 ऑप्शन है, इसमें से हमेशा क्या होगा? 3 ऑप्शन सेम होंगे, एक अलग सा होगा, उस अलग को ही टिक करता है। अब यहां पर है 4 ऑप्शन। एपेथेटिक, इनडिफरेंट, इमोशनल, फ्रिजिड। फ्रिजिड का मतलब कोई चीज जो ज्यादा चेंज नहीं होती है, फिट रहती है। इनडिफरेंट, इसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इनडिफरेंट बोलते हैं। एपेथेटिक मतलब सिंपैथी का ऑपोजिट। सिंपैथी का मतलब तो फर्क पड़ना, एपेथी का मतलब वो फर्क नहीं पड़ता। इमोशनल ऑन दी अदर हैंड, मतलब कैसे कहते कि क्या कहते हैं, कोई इंसान रोता धोता बहुत है या हंसने लगता है, बोलते हैं उसे ये इमोशनल आदमी है। तो इमोशनल इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे ही एग्जाम में सॉल्व करने क्वेश्चन। यहाँ पे मैं सच में बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था। द ओनली रीजन आई कुड फिगर इट आउट इज सिंपली बाय लुकिंग कौन सा ऑप्शन स्टैंड आउट कर रहा है अलग से। इमोशनल इज स्टैंडिंग आउट, तो वी टेक इट इमोशनल एंड द राइट आंसर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी का क्या मतलब होता है?
सिंपल ये पूछ रहा है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी का मतलब होता है एम्बेजलमेंट। एक ऑफेंस भी होता है, आईपीसी में इसकी डेफिनेशन तक है, देखना मत, देखने मत बैठ जाना, वो जरूरत नहीं है, बस एम्बेजलमेंट का मतलब पता होना चाहिए। कोई भी मनी को हेरा फेरी करना, उसे कहते हैं एम्बेजलमेंट। 122 द एक्ट ऑफ किलिंग वन, खुद की पत्नी को अगर कोई मार दे तो वो कौन सा साइड माना जाता है? इंसान को मार दिया इंसान ने तो उसे होमिसाइड बोलते हैं, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, ये सबसे बेसिक होता है। होमिसाइड, इंसान ने अगर इंसान को मार दिया। बट खुद की बीवी को किसी ने मार दिया तो बोलते हैं सॉरी साइड। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन इफ आई एम रॉन्ग, बट दिस इज जोरिक साइड। हाँ, वन हु स्टडीज द पैटर्न ऑफ इन इलेक्शन, इसे क्या बुलाते हैं? सेफोलॉजिस्ट। ठीक है, कार्टोग्राफर अलग होता है, कार्डियोलॉजिस्ट से रिलेटेड होता है, एंथ्रोलॉजिस्ट होता है, स्पेशलिस्ट अपेलेट अथॉरिटी, ये तो इतना अलग हो गया कि पूछो ही मत। द करेक्ट वन इज सेफोलॉजिस्ट हु स्टडीज इलेक्शन। अब इसमें से चूज द करेक्ट वर्ड एंड मार्क योर आंसर। अ कोर्ट ऑफ पीपल अपॉइंटेड टू डील विद स्पेशल मैटर्स। ऑप्शन ए ट्रायल कोर्ट, ये स्पेशल मैटर्स डील नहीं करते हैं। स्पेशल अपेलेट अथॉरिटी, हाँ ठीक है मान लो, लेकिन अपील अपील थोड़ी हो रहा है, डील ही कर रहे हैं उन केसेस से, तो अपील वाले केस नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, तो ये भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये स्पेशल केसेस से नहीं डील करता है, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल या रिलेटेड मैटर्स होते हैं उनसे रिलेटेड काम करता है। ट्राइब्यूनल ऑन द अदर हैंड इज द करेक्ट ऑप्शन। आपने सुना भी होगा एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, या कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, एक्सेट्रा एक्ट्रा, आर्मी के ट्राइब्यूनल्स होते हैं। तो ये सब क्या होता है, एक स्पेसिफिक चीज से रिलेटेड कर रहे हैं। कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जितने भी सरकारी अफसर होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके जितने भी केसेस होते हैं वो कैट आ रहे हैं। दिल्ली वाली कैट नहीं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव वाली कैट। तो यहाँ पर ट्राइब्यूनल का मतलब होता है जो स्पेशल मैटर से डील करे। मूविंग ऑन, सिमिलरली पूछ रहा है गवर्नमेंट बाय प्रीस्ट और गवर्नमेंट बाय विच हैज इट्स ओन स्टेट रिलीजन। स्टेट रिलीजन है या पंडित चलाते हैं या रिलीजियस हेड चलाते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है? एरिस्टोक्रेसी रिच पीपल की होती है, ओलिगार्की एक स्पेशल लोगों का होता है, सैक्रेडोटल तो मतलब इज नॉट रिलेटेड टू द रनिंग ऑफ गवर्नमेंट। थियोक्रेसी, अ थियोक्रेटिक सोसाइटी इज द करेक्ट ऑप्शन। थियोक्रेसी, प्रीस्ट से रन करने वाली गवर्नमेंट। नेक्स्ट, इंग्लिश से रिलेटेड, द पुलिस आर डैश विद इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। जैसे मैंने आपको प्रीवियस जब सॉल्व करा था, आई थिंक इट वाज 2017 पीवाईक्यू, आई टोल्ड यू कि आपको मोस्टली इसमें गट फीलिंग पे जाना होता है। अगर गट फीलिंग पे आया कि हाँ भैया ये चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही होगा, वो देखना है। हर एक ऑप्शन को सेट करिए इसमें से और देखिए कौन सा मोस्ट एक्यूरेट बैठ रहा है। खुद पॉज करिए, खुद देखिए। करेक्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से और जो असलियत में है भी, वो है ट्रस्टेड। द पुलिस आर इंटरेस्टेड विद इन्फोर्समेंट, दे आर इंटरेस्टेड, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडो करी जाती है कि ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ओके, क्योंकि अगर आपने देखा भी होगा, पुलिस आर रिस्पॉन्सिबल नहीं, द पुलिस आर अकाउंटेबल नहीं, द पुलिस आर नेसेसरी तो बिल्कुल भी नहीं। इट इज इंटरेस्टेड। आप यकीन रखते हैं जब भी कोई क्राइम होता है आप क्या सोचते हैं कि भाई पुलिस पे जाओ, पुलिस को कंप्लेन करो, पुलिस आपको हेल्प करेगी, दैट्स द रीजन। तो इसलिए इंटरेस्टेड बोलेंगे आप। 127, सिमिलरली वही सेम टेक्निक, डू नॉट इंट्रूड, दे आर टॉकिंग डैश अ कॉन्फिडेंशियल, दे आर टॉकिंग over a confidential matter, not on a confidential matter, for a confidential matter, in a confidential matter, ये तो नहीं होगा, क्योंकि फॉर किसी कॉन्फिडेंशियल मैटर के लिए बात कर रहे हैं वो तो होगा ही नहीं, या इन एक कॉन्फिडेंशियल मैटर के अंदर बात कर रहे हैं ऐसा तो होगा नहीं। इट इज ओवर। ठीक है, नेक्स्ट, द कंट्री इज अशरिंग डैश अ न्यू एरा, इन अ न्यू एरा, उसके अंदर इन, इट इज गोइंग इन अ न्यू एरा, तो इन इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, वी कैन नॉट डैश मेकिंग अ डिसीजन, वी हैव टू डिसाइड नाउ। अभी ये एक सिंपली द आंसर इज पुट ओवर, सॉरी इट्स नॉट पुट ओवर, इट्स पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को डिले। ओके, पुट ऑफ समथिंग। 130, नो ह्यूमन बीइंग्स इन दिस वर्ल्ड इज डैश। अब इसमें से आपको ऑप्शंस देखने होंगे, ऑप्शन से आप शायद समझ भी जाएं। इनएस्टिमेबल,
किसी को आप डू नॉट अंडरस्टिमेट मैन, ये तो नहीं है भाई, ये तो नहीं कहना चाह रहा है वो। इररिफ्यूटेबल, हर किसी की मतलब इररिफ्यूटेबल मतलब होता है कोई बात जो टाली नहीं जा सकती। अरे भाई बहुत लोगों को टाला जा सकता है, इट्स वेरी इजी। इररिवोकेबल, ऐसा तो आपको बिल्कुल सेंस ही नहीं बना रहा कि इररिवोकेबल का मतलब होता है कि कोई चीज जो सिमिलरली इररिफ्यूटेबल की है, पर इररिवोकेबल का मतलब हो गया कोई चीज जो वापस से उसे ओरिजिनल फॉर्म में नहीं लाया जा सकता, तो ये तो है ही नहीं भाई। इनफॉलेबल ऑन दी अदर हैंड, इनफॉलेबल का मतलब होता है समथिंग जो मिस्टेक्स नहीं करता। और हमारा क्या कहना चाह रहा है, नो ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड इज इनफॉलेबल, मतलब कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे गलती ना हो। तो द करेक्ट ऑप्शन इज इनफॉलेबल। कम्यूटिंग, अब इसका क्या मतलब होता है? टू इन्फॉर्म, टू कम्युनिकेट, टू चार्ज, टू मेक। चार्ज, टू चार्ज सिंपली मैं अगर आपको बोलना चाहूँ टू वेरी फास्ट फॉरवर्ड इट, टू चार्ज का मतलब होता है, सुना भी होगा, द आर्मी द कैवलरी चार्ज टू द एनिमी, मतलब मूव टू द एनिमी। कम्यूटिंग का मतलब होता है कम, मतलब द वर्ड इज, आई थिंक इट इज, हाँ, what is the word in English? It's like transportation, basically. Transportation. He like Shreya commutes by a metro every day when she goes to office. तो commuting. अब यहाँ पर heinous का मतलब पूछ रहा है। heinous का मतलब होता है कोई बहुत खराब चीज, abominable, खराब कोई चीज जो लाइक सोच ही नहीं जा सकती। heinous crime सुना होगा, a very heinous crime, he has committed a very heinous crime. The right one is abominable. Yeah, abominable. Very tongue twister word here. Sorry, 133. What is the other word which expresses death or death penalty? लाइफ इम्प्रिजनमेंट का तो ये मतलब नहीं होता है, उम्र कैद होता है। पेनल्टी ऑफ लाइफ ये तो बनता ही नहीं है, नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं। द करेक्ट वन इज कैपिटल पनिशमेंट, उसका मतलब होता है सजाए मौत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, खैर बता ही देते हैं, बच्चन सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नहीं सॉरी इट वाज स्टेट ऑफ यूपी। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की डॉक्ट्रिन को इस्टेब्लिश करा गया था। इसका सिंपल मतलब होता है कि आप डेथ पेनल्टी तब दे रहे हैं तो आप देखेंगे कि क्या सरकमस्टांसेस थे, कैसे फैक्ट्स थे, किस तरीके से मर्डर हुआ। फॉर इंस्टेंस किसी का मर्डर होता है वो बहुत बेरहमी से हो गया, सर काट के फेंक दिया नाली में, तो भैया ये तो कुछ ज्यादा ही कर दिया ना आपने, तो आपको डेथ पेनल्टी दी जा सकती है, आपको नहीं, जिस पर। ओके, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो जो मैंने कहा उससे रिजेंबल करता है? इट इज ऑप्शन ए, कंसिडरिंग द ब्रूटैलिटी ऑफ ऑफेंस एंड इंटेंशन, इंटेंशन को देखा जाएगा। 135, अवॉर्डिंग, अवॉर्डिंग का क्या मतलब होता है? अवॉर्डिंग का मतलब टू गिव पनिशमेंट, कि द जज अवॉर्डेड 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट टू द कॉन्विक्ट, ऐसे पनिशमेंट। 136 पे आते हैं, what is the which is the closest meaning that expresses the word ex equit, एस equico et bono, सिंपल, इनइक्विटी एंड गुड कॉन्शियस। बोनो का मतलब याद रखना, बोनो का मतलब होता है गुड इन लाइफ, तो ये इस तरीके से आपको हेल्प मिल सकती है टू रेफर। ठीक है, मूविंग ऑन। अब एक और लीगल मैक्सिम, मुचाटिस मुंटांडिस, अब इसका क्या मतलब होता है? सिंपल, विथ नेसेसरी चेंजेस। मूविंग ऑन टू द 138th क्वेश्चन, टाइम क्यू नॉन का क्या मतलब होता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा। एन इंडिस्पेंसिबल रिक्विजिट, मतलब कोई एक्ट, कोई चीज जो आपने छोड़ दी, और इंडिस्पेंसिबल मतलब अभी वो चीज रह गई है करने को, इंडिस्पेंसिबल अभी डिस्पेंस नहीं करा उसे हमने। और साइन क्यू नॉन का मतलब होता है विदाउट एनी डिटेल, आपने किसी चीज को छोड़ दिया, मतलब बेसिकली ना बताया कि टाइम क्या कब करना है कैसे करना, आपने छोड़ दिया, साइन क्यू नॉन बोलते हैं उसे। तो यानी एक इंडिस्पेंसिबल रिक्विजिट इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर आपके सामने एक स्पेलिंग का ऑप्शन है, मतलब स्पेलिंग कौन सी ठीक होगी। ऐसे क्वेश्चंस के लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं, काफी ट्रबल मेकिंग हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, इवन फॉर अ पर्सन जो अच्छा हो इन इंग्लिश। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपका माइंड आपके साथ गेम खेलने लगता है, डाउट करने लगता है। तो वेरी बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज कि अगर आप कोई वर्ड देखते हैं, उसे देखिए और फौरन अपनी नजर हटा लीजिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट यही करना होता है। और उसके बाद उसे खुद लिख के देखिए क्या होगा। अभी देखा मैंने पहले फेयर नहीं लिया, ओके ठीक है, तो द वी जस्ट हैव टू राइट पैरा
ओके, फेर ने लिया, ये मेरी स्पेलिंग आ रही है। फेर ने लिया, मैंने देखा, हटा दिया अपनी नजर मैंने। अब उसमें से कहूंगा कौन सी है। पेराफेरन ले लिया, ये तो है ही नहीं। फेहेर ने लिया, ये तो है ही नहीं। HRE हो गया तो कभी हो ही नहीं सकता, ई हमेशा आगे आता है इन इंग्लिश। हाँ, फिर उसके बाद पेराफेरनेलिया, दिस इज द राइट वन। दिस इज हाउ यू सॉल्व इट। ऐसे ही आते हैं इनमें। देखा, हटाया। अब देर कुड बी अ चांस कि आपको नहीं पता हो सकता है कि आपने वो क्वेश्चन, मतलब वो जो क्या कहते हैं वर्ड है, कभी देखा ही नहीं हो सकता है। आइदर यू आर गोइंग टू इग्नोर इट, लीव इट, जिससे आप नेगेटिव मार्किंग ना लगाएं, या फिर जो मैंने टेक्निक बताई उससे सॉल्व करें। इन दिस केस आई वुड होप अगर आप ये टेक्निक इस्तेमाल करें तो आपको शायद सोल्यूशन मिल जाए। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, फिनोफोबिया। बेसिकली दी फियर ऑफ स्पाइडर्स होता है, हाँ। गूगल कर लीजिएगा, बट आई थिंक दिस इज दी वन, फियर ऑफ स्पाइडर। ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू द लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन, लीगल लॉजिकल एप्टीट्यूड या मैथ्स, जो भी कहना चाहते हो। यहाँ पर एक सीरीज है, इसमें से आपसे पूछ लिया कि कौन सा ठीक होगा। ठीक है, देखते हैं। 2, 5, 10, 17, 37, 50 and then we have 65. Okay, good. ठीक है, we have a series question, let's solve it. Okay, हाँ, 5 minus 2, या 5 minus 2 करा, तो 10 minus 5 करा, तो इसके बाद जल्दी जल्दी करते हैं, 17 minus 10 करा। ओके ठीक है, तक आप लोग 3, 5, 17 में से करा 7। अगर आप में से अब तक किसी को कॉम्बिन पैटर्न दिख गया हो तो इट्स वेरी गुड, अगर नहीं दिखा है इट्स ओके। +2 करो, +2 करो, +2 करो। हर किसी में +2 +2 +2 होता है। 3 + 2 5, 5 + 2 7। तो ऑफ कोर्स जो नेक्स्ट होगा वो कहीं ना कहीं क्या होगा, +2 ही होगा। तो यहां पर भी हम +2 करेंगे। 7 में हमारे पास क्या आ गया, 9। अब 9 हमारे पास आ चुका है। अब अगर आप 7 + 9 करते हो तो आपके साथ आ जाता है 26। द करेक्ट ऑप्शन इज 26। सीरीज में मोस्टली आप या तो माइनस करिए या देखिए कोई टेबल तो फॉर्म नहीं हो रही है, और फिर सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैलेंडर का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछ लिया कि अगर ट्यूसडे इज फॉलिंग द 4th ऑफ द मंथ, क्या कह रहा है, इफ ट्यूसडे फॉल्स ऑन द 4th ऑफ द मंथ, व्हाट डे विल बी ड्रॉन 3 days आफ्टर 24th। मतलब बेसिकली ट्यूसडे को पढ़ रहा है, मतलब 4th, कोई चौथी तारीख है, उस दिन क्या है, ट्यूसडे है। ठीक है भाई, मान लिया तुमने कहा ट्यूसडे, ठीक है मान लिया। अब वो कह रहा है 24 डे, जो 20 डे होगा उसके 3 दिन बाद, 24 में आप 3 प्लस करिए, दैट इज 25, 26, 27। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, 27 को कौन सा डे पड़ेगा वो बताओ मुझे जल्दी से। मैं ठीक है भाई बताता हूँ। 4 + 7 कर दो, कितना आता है, 11। तो 11th को भी क्या पड़ेगा, ट्यूसडे पड़ेगा। 7 + 7 कर दो, 18। क्या आ गया हमारे पास, ट्यूसडे आ गया। 18 में प्लस कर दो, कितने, 25 को भी क्या आएगा हमारा, ये ट्यूसडे आएगा। अब उस हिसाब से हमने क्या पता करा कि भैया ट्यूसडे आ रहा है 25th को, ये बोला 24th से 3 दिन, तो क्या ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये होगा ना 25, 7, फ्राइडे। द आंसर इज फ्राइडे। सिंपल, क्या करना है, 7 7 दिन लेके चलना है। एक एक हफ्ता जैसे ही होगा तो उसके 7 दिन बाद वही दिन तो आएगा। तो ट्यूसडे, तो 7 दिन बाद फिर ट्यूसडे, फिर 7 दिन बाद ट्यूसडे, ऐसे करते करते सबसे करीब दिन पे पहुंच जाओ। और फिर उसके बाद +- 3 4 जो करना वो करता लगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई होप समझाया हो और समझ में आया हो। +7 + 7 करते चलना है बस। ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि इफ एक शर्ट है जो आपको कॉस्ट करती है कितनी, 64 रुपीज, और डिस्काउंट आपका होता है उसमें 20% का। तो अब आप बताइए कि कितने में वो शर्ट ओरिजिनल प्राइस की थी। ओके, ओरिजिनल प्राइस मान लिया एक्स। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करा, एक्स को तो एक्स लेस थोड़ा बना देता हूँ, हाँ, एक्स। ठीक है, अब शर्ट आपने बेची 64 की। ठीक है,
इक्वल्स टू 20% थी, तो मतलब 100% का माइनस करें 20 तो आ गया 80। तो 80 से, ठीक है, अपॉन 100, ये रेशियो आ गया हमारा। मल्टीप्लाई कर दिया एक्स से, ये ओरिजिनल था इसका, बेचा इसने इतने में, 80% का इसने बेचा होगा, तब जाके ये एक्स बनेगा। सिंपल क्या करना है, एक्स को लिया 64 मल्टीप्लाइड बाई 0.8। अब निकाल लो आंसर। आंसर करीबन करीबन आना चाहिए हमारा 80 रुपीज। आई होप आप कर लें क्वेश्चन, आपको मिल भी जाएगा आंसर। ठीक है, आई एम वेरी 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 सॉरी, डिड आई जस्ट डिड सच अ ब्लंडर। हाँ, 0.8 यहाँ से करोगे 8 आएगा, आंसर एक्स हो जाएगा हमारा 80 रुपीज। 80 रुपीज कहाँ पर है, 80 रुपीज यहाँ पर है, तो 80 रुपीज इज द आंसर। नाउ वी मूव ऑन टू द सीरीज क्वेश्चन। 5, 7, 10, 14, 15, 21, 22 एक्स वाई जेड पूछा, एक्स वाई पूछ रहा है सिंपल। ठीक है, 5, एक छोड़ा 10, एक छोड़ा 15, एक छोड़ा 20। किसी की टेबल लग रही है मुझे। ऐसे यहाँ पर आओ, 7, 7 2 14, 7 3 21, फिर 28, 7 4 20। क्या पूछ रहा है यहाँ पर ये, यहाँ पर इसने पूछ लिया मुझसे 5 into 5 कितना होगा, और यहाँ पर इसने मुझसे पूछ लिया 7 into 5 कितना होगा। सिंपल, 25 35, 25 35। यहाँ पर आता है, एक्स का स्पीड आता है 50 मीटर्स, वाइल वाई रन 45 मीटर पर मिनट। अब पूछ रहा है कि इफ वाई हैज 5 मिनट स्टार्ट इन अ रेस, 5 मिनट पहले रेस शुरू करा है, तो कितनी देर में एक्स वाई को कैच कर लेगा। अब कैच तो कर ही लेगा, मीटर पर सेकंड की मतलब पर मिनट की स्पीड से तेज दौड़ रहा है। तो अगर हम देखें तो रिलेटिव स्पीड हमारी आती है, रिलेटिव स्पीड मतलब दो स्पीडों को अगर माइनस करते हैं तो रिलेटिव स्पीड मिलती है। अगर वो सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं तो माइनस करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन से आते हैं तो प्लस करते हैं। तो रिलेटिव स्पीड हमारी आती है 50 - 45, आ गई हमारी 5 मीटर पर मिनट। ठीक है, ये रिलेटिव स्पीड आ गई। अब डिस्टेंस निकालना है वाई का, तो वाई का डिस्टेंस आता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। तो 45 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 5 25, हाँ 5 5 5 4 20, 22, 22 5 ये 225 मीटर आ गया। ठीक है, डिस्टेंस आ गया, स्पीड आ गई। अब टाइम निकालना है, तो देखो अगर किसी को नहीं पता हो या याद ना रहो तो होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला है, टाइम को ऊपर किया स्पीड नीचे रखा, तो टी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दो, वैल्यू पुट करो, 225 डिवाइडेड बाई 5। क्या आएगा हमारा आंसर, सिंपल बात है, 4, 2 यहाँ 5, 45, 45 मिनट में ये बंदा उसे क्या कैच कर लेगा। ठीक है, सिंपल क्या करा, रिलेटिव स्पीड निकाली, दोनों स्पीड से निकलेंगे। अब वो 5 मिनट आगे था, तो इसलिए हमने उसके डिस्को लिया, मतलब डिस्टेंस निकाला पहले, कैसे, स्पीड थी और टाइम था, उसे मल्टीप्लाई करा, हमारे पे डिस्टेंस आ गया। टाइम हमें निकालना है और स्पीड हमने निकाल ली, क्या है, 5 मीटर पर मिनट। रिलेटिव स्पीड है इन दोनों की, रिलेटिव डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 45 मिनट के अंदर कवर हो जाएगा। अब 146 क्वेश्चन, अ स्टूडेंट हैज टू सिक्योर मिनिमम 35 percentage marks to pass in an examination. If he gets 200 marks and fails by 10 marks, then maximum marks are, मैक्सिमम नंबर के मार्क्स निकालने हैं, मैक्सिमम नंबर मार्क्स को मान लेते हैं m। ठीक है, इसने बोला कि इफ ही गेट और 10 नंबर को फेल कर गया, तो पासिंग मार्क्स हमें पता चल गए, पासिंग नंबर है 200 प्लस 100, 210। ढंग से लिख दो, हाँ 210, 210 5%। ठीक है, परसेंटेज निकालते हैं पहले, हमारे पास परसेंटेज आएगा कि 35% का इसमें, तो 35% डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स। ठीक है, यही होना चाहिए, इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, पासिंग नंबर्स हमारे कितने हैं, 210,
तो 210 इक्वल्स टू 35 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। इधर सीधा मारेंगे तो पर आएगा क्या, 210 डिवाइडेड बाई 0.35, ऐसा कुछ आना चाहिए। और अगर इधर हम सॉल्व करेंगे, 600 थ्री सिक्स, हाँ तो करीबन करीबन 600। यस, ऐसा आंसर तो याद है मुझे, बट हाँ 600 आना चाहिए आंसर। ठीक है, सिंपल क्या करा, पहले परसेंटेज निकाला, ये टोटल नंबर ऑफ मार्क्स मान लिया हमने एक्स, या मैंने एक्स लिख दिया है, एक्स ही ले लेते हैं फिर कंफ्यूजन से बचते हैं। तो एक्स ले लिया, पासिंग नंबर यहाँ लिखेंगे क्योंकि 35%, इसमें बोला 35% सिक्योर करने, तो 35% मतलब सिक्योरिंग मार्क्स है। हमें पता चला 200 लाया है और 10 मार्क्स से रह गया, तो मार्क्स 210 है, तो यहाँ पर 210 आ जाएगा। 35% था तो डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, एक्स निकाल लिया, एक्स आ गया हमारे पास 600। 600 नंबर है टोटल। 147 क्या बताता है कि ए ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर आउट ऑफ द टोटल डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर, व्हाट वर परसेंटेज ऑफ टोटल डिस्टेंस ही हैज येट टू कवर। क्या ही करना है, 20 लो, डिवाइड डिवाइड करो 100 से, मल्टीप्लाई करो 50 से, आंसर आ जाना चाहिए आपका वैसे। ओ शिट सॉरी, टोटल डिस्टेंस नीचे आता है। 20 डिवाइडेड बाई 50, सॉरी दोबारा वही कर दिया, हाँ 50 डिवाइड बाई 100, ये आ गया 2, 20, 40, गलती गलती 4 बार से, सॉरी। तो हमारा कुछ आना चाहिए 60%, या इससे ज्यादा ही था। हाँ वही तो हो रहा है। एक सेकेंड, डिड वी जस्ट मैनेज टू, कुछ तो गलती कर, रुको हाँ। ए ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर आउट ऑफ टोटल डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर। ओके ओ, ओके, आई एम वेरी सॉरी, ये गलती हो जाती है कभी कभार, यू रीड द क्वेश्चन नॉट करेक्टली। सो आई जस्ट रेड कि 20 किलोमीटर बचा है, नहीं नहीं नहीं, 20 किलोमीटर वो तय कर चुका है, और 50 किलोमीटर इज द टोटल डिस्टेंस, तो रिमेनिंग कितना उसे ट्रैवल करना है। तो जब 50 को माइनस कर दो 20 से, तो दैट ही 30 किलोमीटर्स। सो नाउ वी डू इट, 30 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 100, यू वुड गेट 2, दैट इज 60%। एंड वेरी सॉरी सॉरी कि मैंने पूरा क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, इट वॉज माई बैड, इसलिए मैं बोलूँ यहाँ पर तो आ नहीं रहा है। हाँ, तो द आंसर इज 60%। Now, this question goes long. 148 question, 2 men and 7 boys. Men को m मान लेंगे, बोलते हैं 2m, ठीक है, प्लस कितने 7 बॉयज, 7 बॉयज, ये काम करते हैं 14 डेज, तो टोटल वर्क हो जाता है। ठीक है, यहीं पे ये इक्वेशन 1 मान लिया हमने। इक्वेशन 2 हमारे पास कि वही लोग काम 3 आदमी और साथ में 8 लड़के करते हैं उसी काम को कितनी दिन में, और ये हो गया टोटल वर्क उसका। ठीक है, टोटल वर्क, ये हो गई इक्वेशन 2। इक्वेशन हमने मान लिया, ठीक है ये हो रहा है। अब यहीं पे बोल दिया कि 8 बॉयज एंड 6 बॉयज कैन डू दैट, डू 3 टाइम्स द वर्क इन। अब वही कहना चाह रहा है कि 3 गुना मतलब काम बढ़ा दिया, और सिर्फ कितने लोग लगाए, 8 आदमी और 6 बच्चे, तो वो कितने दिनों में ये काम करेंगे। अब हम उस चीज को कैसे समझेंगे, ठीक है। अब इस काम को हम कैसे करेंगे, हाँ, दोनों इक्वेशन को बराबर में लेंगे। अब ड्यू टू पॉजिटिव ऑफ स्पेस, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा कम उसमें सॉल्व करूंगा, आई होप आप बच्चे खुद इसे सॉल्व करें, इट्स एन एंड क्वेश्चन। हाँ, कितना है, 3m प्लस 8b, मल्टीप्लाई करा 11 से, ले दे के आंसर कुछ आना चाहिए m इक्वल्स टू 2b, ये आना चाहिए। ठीक है, हमने मान लिया ये हमारा इक्वेशन। अब थोड़ी जगह बना लेते हैं, m इक्वल्स टू 2b आ जाएगा, तब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो m इक्वल्स टू 2b आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं m इक्वल्स टू 2b। अब लेते हैं थर्ड इक्वेशन को, कि 8 आदमी का साथ में काम करते हैं कितने लड़कों के साथ, 6 लड़कों के साथ, तो वो कितने में होगा।
अब यहाँ पर हमने इस को m को यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2p इंटू 8 इक्वल्स टू मतलब प्लस 6b, तो कितना आ गया 22b समथिंग, हाँ 16 प्लस 6 22b। अभी हो गया पर डे वर्क, पर डे वर्क इतने में हो जा रहा है, ठीक है, इतने वर्क में काम में हो जाएगा, एक दिन में 22 लड़के लगे, ठीक है। अब इसी चीज को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, सिमिलर इस चीज को, जस्ट टू बी सॉल्व दिस क्वेश्चन, 2 4 कर देते हैं, 4b प्लस 7b इक्वल्स टू टोटल वर्क, बेसिकली मान लिया, ठीक है। इक्वेशन ठीक चल रही है हमारी अभी तक, हाँ ठीक चल रही है, 44। अब इसे ले दे के करेंगे तो कुछ आना चाहिए 154b, 154b। अब मैंने ये क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर 4b कैसे आया, 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 2b कर दो तो 4b आता है, 154b आ गया। अब इसने बोला हमें 3 गुना काम कराना है, तो ये जो टोटल वर्क है इसे 3 गुना करा दिया, तो क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 462 समथिंग, हाँ 462b आना चाहिए, 3 टू द 6 3 4 15 462b। 462b, 462b आ गया, ये टोटल वर्क आ गया हमारा, और ये हमारा पर डे का वर्क आ गया। अब हमें निकालना है टाइम, तो टाइम में हमें और कुछ नहीं करना, हमें सिंपली दोनों को डिवाइड कर देना है, और दोनों को डिवाइड करके देखेंगे कि फिर आंसर आता है। हाँ क्या करा, 462b डिवाइडेड बाई 22b, क्यों करा, टोटल टाइम इक्वल्स टू टोटल वर्क अपॉन पर वर्क, तो ये b से b कट जाएगा, 22 से 24 ये जितना भी जाएगा, इट वुड बी अराउंड 21 डेज। 22 की टेबल से जाता है 21 टाइम्स, द आंसर इज 21 डेज। सिंपल, आपने क्या करा, आपने इसको एक इक्वेशन माना, आपने इसको एक दो इक्वेशन माना, क्योंकि टोटल वर्क दोनों बात कर रहे हैं तो दो इक्वेशन सेम है, यू विल क्रॉस इट। आप उसके बाद m को 2b के अकॉर्डिंग लेंगे, फिर से इक्वेशन 1 में डालिए, इक्वेशन 3 में डालिए। इक्वेशन 3 कौन सी है, ये 8 men और 6 boys डूइंग वर्क इन 3 टाइम्स। फिर इसके बाद दोनों इक्वेशन में डालेंगे, आपको पहले में फर्स्ट इक्वेशन में आपको टोटल वर्क मिल जाएगा, ये जो है, क्योंकि टोटल वर्क की ही बात चल रही है। और फिर ये दूसरी तीसरी है, इसको आपको पर डे वाला वर्क मिल जाएगा 22b। दोनों को डिवाइड करिए, ये आंसर वुड बी एट योर हैंड्स। उसके बाद 149th क्वेश्चन आता है, 2 men कैन फिनिश कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वॉल इन 8 days। 8 दिन में वो कर दे रहे हैं, तो उन्हें कितना टाइम लगेगा उसी काम को करने में, हाफ अ डे में। सो वी आर 2 men वर्किंग 8 to the 16 days पर मैन। अगर एक आदमी एक काम करता है, वो 16 दिन लेगा उसी काम को करने में, बेसिक, ठीक है। अब इसने बोल दिया कितना टाइम लगेगा उस काम को करने में, इफ दैट वर्क इज डन बाई इन अ हाफ अ डे। तो कितने लोग हैं हमें नहीं पता, हमें वो पता लगाना है। हमने बोला हाफ अ डे, तो बेसिकली 1/2, ठीक है, इक्वल्स टू 16 डे, टोटल वर्क कितना हुआ, ठीक है। अब x इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाई 0.5 कर लो अब सॉल्व। The answer would be 32, बी का आंसर बी, ठीक है। नाउ वी हैव अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर कैन नॉट एंड विथ। सिंपल है, 1 से लेके 9 तक आपको क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, जितने एक्सेट्रा एक्सेट्रा करते हैं 9 तक पहुंचेंगे। फिर उसके बाद आपको एक कॉमन चीज दिखेगी, क्योंकि जो उसका एंड होता है, जैसे 2 टू 4 होता है, तो इसका तो नहीं, 3 3 9 9, 4 4 का 16 6, ठीक है। ऐसे 5 5 25, 6 6 36, एक कोई नंबर होगा जो इनमें से एंड नहीं करता होगा। हमने देख लिया कि भैया 6 करता है, 4 भी करता है, 4 2 4 होता है, 5 5 से 25 होता है, तो ये तो नहीं है, मतलब बेसिकली जो ओरिजिनल इज 2, कोई भी स्क्वायर 2 से एंड नहीं करता है। That's it. That was the part of our series. Thank you for watching the entire video.
Please don't forget to like and share this video and also subscribe to our Mafik channel. इससे आपको और ऐसी relevant videos मिलती रहे. Till then, take care and bye.